हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो जो आज के आर्टिकल है वो हमारे 3 आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड बताना कि कैसी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो आज का हम वीडियो जो स्टार्ट करते हैं वो है द हिंदू न्यूज़पेपर का पहला आर्टिकल है। तो आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है कि विल सोमालीलैंड बिकम इजराइल्स न्यू स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यानी कि जैसे कि अभी बोला है गया है कि इजराइल ने एक स्टेटमेंट दी है कि हाँ, सोमालीलैंड को क्या होना चाहिए, एक अलग देश होना चाहिए। किससे? सोमालिया से। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है और जो सोमालीलैंड है वो कैसे एक अलग कंट्री जो बनना चाहता है सोमालिया से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि यह है कि मेती ने अभी 22 प्रोजेक्ट को जो क्या किया है, अप्रूव किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए बताया है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड आर्टिकल है वो हमारा क्या है? आरसीपी माइनस चाइना। यानी कि क्या आरसीपी होता है, क्यों बताया गया है कि आरसीपी माइनस चाइना, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं। जो आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है वो हमारा है क्या है, एक सेकेंड। तो सबसे पहला जो आज आर्टिकल है वो है कि विल सोमालीलैंड बिकम इजराइल न्यू स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इन द हॉर्न अफ्रीका। यानी कि जो हम देखेंगे अभी क्या होता है हॉर्न अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या इजराइल की एक नई स्ट्रेटेजी है कि सोमालीलैंड को सपोर्ट करके क्या अपने आप को वो मजबूत बनाना चाहता है या सोमालीलैंड की नज़रों में अच्छा बनना चाहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोमालीलैंड मैप में है कहाँ से। तो हम देख रहे हैं कि जो सोमालीलैंड है इसमें देखते हैं मैप में। तो एक सेकेंड। तो सोमालीलैंड क्या है? जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा सोमालिया है। तो सोमालिया में अभी 2 कंट्रीज हैं, अभी बनी नहीं है, लेकिन वो डिमांड कर रही हैं एक अलग कंट्री बनने के लिए। एक है सोमालीलैंड और जो सेकंड है वो हमारा पुटलैंड। तो कहीं ना कहीं सोमालीलैंड को तो एक अलग देश बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इजराइल बोला है। और जो पुटलैंड है अभी उसकी इतनी मजबूती नहीं है कि वो अपने आप को एक अलग देश बनाए। तो ये जो सोमालिया में से 2 अलग देश बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या सच में सोमालीलैंड एक अलग कंट्री बनने के का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर पाता है। तो इसमें पहले बताया गया कि नो सोमालीलैंड हैज़ नॉट येट मेट ऑल द क्राइटेरिया टू बिकम ए कंट्री। तो अभी वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ एक कंट्री बनने के लिए। तो एज इट हैज़ नॉट रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, कि उसके पास कोई एक ऐसी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है कि वो उसे कह सके कि सोमालीलैंड हाँ एक अलग कंट्री बननी चाहिए। ऑल्दो अभी अभी फिलहाल क्या हुआ है, दिसंबर 2025 में इजराइल बोला है कि हाँ जो सोमालीलैंड है उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहिए। अभी दिसंबर 2025 में बोला है। तो देखते हैं कि जो सोमालीलैंड है वो तो अपने आप को 1991 से खुद को ही क्या कहता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ सोमालिया से। कि पहले उसको बोलते थे कि वो सोमालिया का हिस्सा है, लेकिन अब सोमालीलैंड जो कि बोलता है कि मैं एक अलग कंट्री हूँ सोमालिया से, मेरा सोमालिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसकी खुद की एक गवर्नमेंट है, करेंसी है, पासपोर्ट, आर्मी एवर सिंस, उसके पास एक खुद की आर्मी भी है जो कि बता सकता है कि हाँ मैं एक अलग कंट्री हूँ। तो ये ऐसा ही सोमालीलैंड के क्या है स्टेटमेंट है जो कि अपने आप को क्या कहता है कि मैं सोमालिया से अलग एक कंट्री हूं, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। तो हम देखते हैं कि अगर कोई कंट्री डिमांड करते हैं कि मुझे एक अलग कंट्री बननी है, एक स्टेटहुड बनना है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो उसका सबसे पहले क्राइटेरिया है कि वो अपने आप को क्या करे, एक परमानेंट पॉपुलेशन उसके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक ऐसा गाँव उठ कर आ जाए जिसके अंदर 50 मेंबर और वो बोले कि मुझे तो एक अलग कंट्री बनना नहीं। इसमें एक इंटरनेशनल लॉ है जिसके अंदर बताया गया है कि एक परमानेंट पॉपुलेशन जो है किसकी, एक अलग देश बनने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए, एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि उसकी एक टेरिटरी होनी चाहिए। टेरिटरी मतलब कि एक तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ टेरिटरी उसकी थोड़े अलग दूसरे एरिया में है और कुछ टेरिटरी उसकी कहीं अलग ही जगह पर है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक उसकी क्या होनी चाहिए, जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। थर्ड जो उसकी क्राइटेरिया है वो है गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ पर क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि क्या हो, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो। ये नहीं कि वो देश तो डिमांड कर रहा है अलग कंट्री बनने के लिए, लेकिन उसकी जो गवर्नमेंट है वो किसी और देश के द्वारा चलाई जा रही है। तो उसकी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए।
जो फोर्थ हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है कि कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसके जो रिलेशन है वो अदर स्टेट के साथ भी हैं। जैसे कि अभी सोमालीलैंड का देखते हैं तो उसका जो अभी रिलेशन है वो किसके साथ है, इजराइल के साथ है, तो वो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को, इस क्राइटेरिया को तो फुलफिल कर पाता है। तो अभी हम देखते हैं कि रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड है जो कि अपने आप को क्या बोलता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट हूं, जो कि उसने 1991 से ही अपने आप को घोषित कर रखा है। तो इसके अंदर पॉपुलेशन देखा जाए तो ये पॉपुलेशन है, तो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। अगर वहां की गवर्नमेंट देखी जाए तो वो गवर्नमेंट कौन सी है, प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक। तो वहां की करेंसी क्या है, सोमालीलैंड शिलिंग, और लैंग्वेज वहां की कौन कौन सी है, सोमाली, अरेबिक एंड इंग्लिश, और जीडीपी भी वहां पर है $2 बिलियन, और जीडीपी पर कैपिटल है 500 मिलियन। तो ये इसके क्राइटेरिया हैं जो कि सोमालीलैंड के हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब देखा जाता है तो सोमालीलैंड इन क्राइटेरिया को पूरा करता है। और अभी इजराइल भी बोला है कि हाँ क्या है, ये जो सोमालीलैंड है वो एक अलग कंट्री बननी चाहिए, किसकी, सोमालिया के हिस्से से। अभी जो हमारा एक अलग स्टेट अलग है जो पुंटलैंड, ये अभी इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये अभी इतना सीरियस नहीं है, इतना हो हल्ला नहीं कर रहा है, लेकिन अभी सोमालीलैंड तो एक अलग देश बनने की डिमांड कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर एक जिक्र भी हुआ है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पर है। तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये लाइक ये वाला हिस्सा है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं राइनोसिरोस हॉर्न के जैसा दिखाई देता है, यानी कि गैंडे के सींग जैसा हमें दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो देश देखते हैं वो देश कितने हैं, इसके अंदर 4 देश है। तो उस 4 देश को नाम से जाना जाता है सीड। सीड का मतलब क्या है, एस से मतलब है सोमालिया, ई से है इरिट्रिया, और ई से सेकंड ई से है इथोपिया, और डी से है डजिबूटी। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है एक लार्ज पेनिसुला नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका है। पेनिसुला का मतलब क्या होता है, जो तीनों साइड से किससे, पानी से घिरा हुआ हो। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका का एक पेनिसुला है जो कि किसके शेप के आकार का है, राइनोसेरोस हॉर्न के शेप के जैसा दिखाई देता है। और इसके अंदर 4 मेंबर हैं जो कि क्या है, डजिबूटी, इरिट्रिया, इथोपिया एंड सोमालिया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये हमारा जो पहला आर्टिकल था जो कि बताया गया है कि सोमालीलैंड जो कि एक अलग कंट्री बनना चाहता है, लेकिन इसमें देखा जाता है कि इजराइल सपोर्ट कर रहा है, वो अपने बेनिफिट के लिए सपोर्ट कर रहा है, या सच में ही सोमालीलैंड को एक अलग देश बनाना चाहता है। तो जो सेकंड आर्टिकल है वो हमारा है GS 3 से इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखा जाता है कि मैथी ओके 22 मोर प्रोजेक्ट, यानी कि पहले भी प्रोजेक्ट चल रहे थे लेकिन अभी 22 और प्रोजेक्ट को क्या किया है, अप्रूव किया है, जिस पर बजट कितना हुआ है 41,863 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए। तो हम इसमें देखते हैं कि जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, जिसने अभी क्या किया है 22 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। तो इसके अंदर एक स्कीम है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट स्कीम क्या कहती है कि इसका मेन काम क्या है, रिबूस्ट करना यानी कि बूस्ट करना अपने ही देश में किसको, मैन्युफैक्चरिंग, किसकी मैन्युफैक्चरिंग को, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बनाना, कि जिससे वो अपने यहाँ अपने ही इंडिया में यानी कि इंडिजीनियस कंपोनेंट को बना सकते हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले हमारे मेक इन इंडिया जो हमारी स्कीम है उसको बढ़ावा मिलेगा, और सेकेंड जो हमारा है वो मिलेगा बढ़ावा किसको, जो हम आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा सबसे पहले यही था। और दूसरा जो हमारा गोल है कि हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसका जो गोल है वो हमारा क्या है कि 2026 तक 300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हमें क्या करने हैं। तो इसमें सबसे बड़ा यही है कि ये है कि इन्वाइटिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर जोर देना है, जिससे हम अपने देश में ही क्या कर सकते हैं, अपने ही देश में अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं, और जिससे हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, और साथ में ही हमारे मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट का एक
डेफिनेशन थी कि कैसे हम इस स्कीम को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट। यानी कि जो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं अपने कंपोनेंट को, तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। अपने ही देश में जब अपने ही मटेरियल को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट करेंगे रादर देन इंपोर्ट की जगह। तो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा अट्रैक्ट लार्ज डोमेस्टिक, हम डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे और साथ में हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट में जिस जिस चीज़ की जरूरत होगी तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड जो है हमारा क्राइटेरिया वो है, ऑब्जेक्टिव है वो है इकोसिस्टम डेवलपमेंट। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाएंगे, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और जो फोर्थ हमारा है ग्लोबल इंटीग्रेशन। इससे क्या होगा कि जो इंडियन के जो मैन्युफैक्चर हैं वो क्या करेंगे, ग्लोबली, यानी कि हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल वैल्यू चेन को देखना पड़ेगा कि हमें किस मटेरियल की कहां पर क्या जरूरत है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, ग्लोबल वैल्यू चेन इंक्रीज होगा। तो ये हमारा आर्टिकल था जो कि किसके ऊपर था, एक स्कीम के ऊपर था जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपोनेंट स्कीम, जो कि बढ़ावा दे रहा है किसको, एक मेक इन इंडिया को, और साथ में किसको, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है। और साथ में क्या कर रहे हैं, हम अपने ही खुद के देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो आज का जो थर्ड आर्टिकल है वो है कि हाउ इंडिया हैज मैनेज टू वीव RCEP माइनस चाइना। तो इसमें बताया गया है कि कैसे RCEP माइनस चाइना से को इंडिया ने मैनेज किया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि RCEP माइनस चाइना है क्या, सॉरी RCEP क्या है। तो पहले देखते हैं कि क्या RCEP फुल फॉर्म देखते हैं, RCEP क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो RCEP का मतलब फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि इसका मतलब है पार्टनरशिप बनना इकोनॉमी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो RCEP है वो है क्या, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि इंडिया उसका मेंबर है या नहीं। तो रीजनल जो कॉम्प्रिहेंसिव है उसका मतलब क्या है कि इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यानी कि जो RCEP है उसका मेन काम क्या है कि अलग अलग कंट्री के साथ क्या करना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो टैरिफ होते लगाते हैं हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर, कहीं जो देश एक देश दूसरे देश के ऊपर टैरिफ लगाता है, उससे क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद कि जो टैरिफ है या तो वो डिक्रीज हो जाएंगे या फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। अब देखते हैं कि FTA का मेन काम क्या होता है। जो FTA हम लगाते हैं, FTA का मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि चाइना है वो क्या कर रहा है, इंडिया में किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है अपने, अगर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत के अंदर नहीं आते हैं, अगर इसने कोई प्रोडक्ट हमारा 10 रुपए का बेचा है इंडिया में, अगर वहां पर टैरिफ लगाता है इंडिया, तो उससे क्या होगा, जैसे कि मान लो उसने टैरिफ लगाया है कितना, 2 रुपए, तो जो चाइना का प्रोडक्ट 10 रुपए का था वो इंडिया में आकर कितने का बिकेगा, 12 रुपए का बिकेगा। तो ये कब था, जब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर नहीं था। लेकिन अगर चाइना और इंडिया ने एक एग्रीमेंट कर लिया है दोनों ने, किसका, FTA, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर उन्होंने कर लिया है दोनों ने, तो इससे क्या होगा कि जो चाइना का प्रोडक्ट 10 रुपए का था वो कहीं ना कहीं सस्ता होकर, यानी कि उसके ऊपर अब टैरिफ नहीं है, या तो टैरिफ डिक्रीज कर दिया या फिर टैरिफ को खत्म कर दिया, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इंडिया में सस्ता बिकेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो RCEP में मेंबर है, यानी कि अभी हम देखेंगे इसके 15 मेंबर हैं, अभी हम उसमें मैप में देखते हैं कि जो RCEP में 15 मेंबर हैं उन सब ने क्या कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, जिससे उनके प्रोडक्ट या तो फिर क्या है, टैरिफ जो है या तो डिक्रीज है या फिर क्या है, बिल्कुल ही खत्म है। तो हम देखते हैं कि अगर RCEP है तो उसका मेन काम है कि RCEP क्या है, अकाउंटिंग फॉर ग्लोबल 30% ऑफ ग्लोबल GDP, यानी कि ये जो RCEP के मेंबर है वो 30% योगदान देते हैं अपनी ग्लोबल GDP में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो RCEP है उसमें कितने मेंबर हैं। तो RCEP में देखते हैं कि RCEP में टोटल कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, जिसमें से ASEAN कंट्रीज हैं और सेकंड हमारी नॉन ASEAN कंट्री है। तो ASEAN कंट्री के अंदर हम देखें तो इसका एक ट्रिक है याद करने का ASEAN कंट्री को। तो पहले हम बताते हैं कि ASEAN कंट्री को कैसे याद किया जाता है। तो जो ASEAN को याद करने का ट्रिक है वो है TV क्लिप MBBS, यानी कि TV क्लिप MBBS, इसको ASEAN कंट्री को याद करने का तरीका है। तो T मतलब थाईलैंड, V मतलब वियतनाम, C मतलब कंबोडिया, L मतलब लाओस,
आई मतलब इंडोनेशिया, पी मतलब फिलीपींस एंड एम मतलब कि मलेशिया, और बी मीन्स होता है कि जैसे कि हम देखते हैं म्यांमार। म्यांमार का सेकंड नाम क्या था, पहले बर्मा था। तो अभी यहाँ पर क्या है, बर्मा नाम आते ही हमें क्या दिमाग में आएगा, म्यांमार। तो है म्यांमार 8, और 9 है हमारा क्या है, बुरनोई, और एस मतलब हमारा क्या है, सिंगापुर। यानी कि टोटल 10 कंट्रीज है जो कि हमारे किसके अंदर आती हैं, टीवी सॉरी आसियान के ऊपर। तो यानी कि ये बताया गया है कि जो आसियान कंट्रीज हैं, कितनी, 10 कंट्रीज तो हमारी क्या है, आसियान है, और 5 जो कंट्री हमारी है नॉन आसियान कंट्रीज में। फर्स्ट कंट्री है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड जापान। तो ये 5 कंट्री हमारी क्या है, नॉन आसियान। तो टोटल मेंबर कितने हैं आरसीपी के, 15 मेंबर हैं। तो ये हमने चेक किया कि आरसीपी क्या है, क्या नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि जो आरसीपी माइनस चाइना है उसके बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया है लिस्ट ऑफ आरसीपी मेंबर की, तो क्या उसमें इंडिया मेंबर था आरसीपी का। तो अभी फिलहाल देखें तो आरसीपी का मेंबर नहीं है इंडिया। तो लेकिन पहले 2019 से पहले जो इंडिया था वो आरसीपी का मेंबर था। लेकिन 2019 यानी कि इंडिया पुल्ड आउट ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन नवंबर 2019, यानी कि 2019 से इंडिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया आरसीपी को। क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण जो है हमारा चाइना है। जैसे कि अभी हमने चेक किया है कि जो चाइना है, मेन काम क्या है आरसीपी का, कि टैरिफ को या तो कम करना या फिर बिल्कुल ही खत्म कर देना। लेकिन जो हमारा चाइना है वो क्या करता है, पहले से ही इंडिया में क्या करता है, चीजें सस्ती करता है। लेकिन अगर हम आरसीपी का मेंबर बनेंगे तो हमें एफटीओ को लागू करना पड़ेगा। एफटीओ को लागू करना पड़ेगा, इसमें चाइना भी है जो कि अपने टैरिफ को कम करेगा। टैरिफ को कम करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना में से, पहले ही सस्ते थे। तो इससे क्या होगा, और ज्यादा वो क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक यानी कि जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। कमी किस वजह से आएगी, अगर सेम प्रोडक्ट है, मान लो कि हमें प्रोडक्ट है हमारा साबुन, जो साबुन हम अपने इंडिया में 10 रुपए का ले रहे हैं, अगर कोई सोप है हमारी, साबुन है कोई, एक सेकेंड, अगर कोई साबुन है वो हमारे अपने इंडिया में 10 रुपए की बिक रही है, सेम साबुन हमारी चाइना में जो कि हमें 8 रुपए की मिल रही है, अगर वो इंडिया में आए एफटीए के तहत तो वो सस्ती हो जाएगी, फिर 8 रुपए की हो जाएगी। अब कौन इंडिया का बंदा है जो कि 10 सेम सोप को 10 रुपए में खरीदेगा और 8 रुपए में खरीदेगा। तो हमें जहां पर हमें सस्ता दिखेगा तो हम वहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो चाइना के प्रोडक्ट होंगे वो प्रमोट होंगे हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, यानी कि जो हम इंडिया में सामान बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इससे हमें क्या होगा, घाटा होगा, और घाटा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो व्यापार हैं वो क्या होंगे, लॉस में जाएंगे, जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी लॉस में जाएंगी। इसलिए जो आरसीपी है उसने क्या किया है, जो इंडिया है उसने क्या किया है, आरसीईपी का मेंबर बनने से मना कर दिया, बिकॉज ऑफ द चाइना की वजह से। अब देखते हैं इसमें क्या कहना है, would increase import from China and other country negative impact डोमेस्टिक इंडस्ट्री। यानी कि इससे क्या होगा कि चाइना के जो इंपोर्ट होंगे वो इंक्रीज होंगे, और जो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कारण जो अपना आरसीईपी से रिजाइन करने का था वो यही कारण था। दूसरा देखते हैं कि जो आरसीपी है उसका मेन काम क्या है, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना हर जो आरसीपी में मेंबर हैं उन सबके साथ। तो हम देखते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कि टैरिफ को कम करना या फिर खत्म कर देना। तो अगर हम देखें कि अगर हम मेंबर नहीं है आरसीपी के, उसके बावजूद भी हमने ऐसे कई देशों के साथ जो कि आरसीपी का मेंबर है, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके साथ अलग से आरसीपी का मेंबर ना होने के बावजूद इंडिया ने इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे जो आरसीपी के सभी मेंबर हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, अब शायद समझ में आएगा। आरसीईपी माइनस चाइना, इसका मतलब क्या है, इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं। लेकिन अब हम 14 के साथ क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं माइनस चाइना, जो कि हम इसकी वजह से हम आरसीपी का मेंबर नहीं बने थे, उसको माइनस करके हम तो भी 14 के साथ क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आज का आर्टिकल था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए कल।